हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट क्लास में क्लीवेज पे बात कर रहे थे। क्लीवेज स्टार्ट किया था, अब भी जिसमें अपना चल रहा था स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज। अपन पढ़ रहे थे विदलन। और अपना जो अंतिम टॉपिक था स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज में, अपनी अंतिम लाइन थी कि विदलन दर का निर्धारण कौन करता है? कोशिका द्रव्य। करता है, ना कि केंद्रक। ठीक है, अब उससे आगे बात करते हैं अपन कि विदलन के प्रारंभ में केंद्रक और केंद्रिका द्रव्य, सॉरी कोशिका द्रव्य, विदलन के प्रारंभ में केंद्रक व कोशिका द्रव्य के अंदर जो अनुपात होता है, वो क्या होता है? बहुत कम होता है। अनुपात बहुत कम होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य धीरे धीरे कम होते जाते हैं, इनका अनुपात बढ़ता जाता है। परंतु जैसे जैसे विदलन में समसूत्री विभाजन होता है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य अनुपात अधिक होता जाता है। क्यों होता जाता है? देखिए, पहले जो जाइगोट होता है उसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें केंद्रक का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पे केंद्रक का आकार छोटा होता जाता है, जबकि कोशिका द्रव्य लगभग उसके अनुपात में अधिक होता है। किसके अनुपात में? केंद्रक के अनुपात में। ये अपना केंद्रक है और आगे ये है साइटोप्लाज्म। फिर जब नेक्स्ट क्लीवेज होगा तो आकार में जो कोशिका द्रव्य अधिक हो जाएगा, लेकिन केंद्रक का जो आकार होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसीलिए जो इनका अनुपात है, अनुपात का जो रेशियो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आगे की तरफ अपन आगे बात करते हैं। निरंतर इनका जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है वो निरंतर कोशिका विभाजन के साथ निरंतर क्या होता है? बढ़ता जाता है। आगे अपन बात करते हैं
तो अगला जो टॉपिक है अपना स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज का, तो इसमें बात आती है कि प्रारंभ में विदलन समकालीन होता है। समकालिक होता है या समकालीन होता है, जिसे अपन कहते हैं सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस कैसे कि जैसे अपन बात कर रहे हैं, एक जायगोट से 2 कोशिका बनी तो एक समय में बनी, फिर 4 बनी एक समय में बनेगी, उसी समय दोनों जो 2 कोशिकाएं बन रही है उन दोनों कोशिकाओं में एक समय में एक साथ क्या होगा, विदलन होगा। फिर ये 4 कोशिकाएं बन गई, इन 4 कोशिकाओं में क्या होगा, एक ही समय में इनमें क्लीवेज होगा। फिर इनसे 8 कोशिका बन गई। अब इन 8 कोशिकाओं में जो क्लीवेज होगा वो एक समय में होगा, ये कहलाती है समकालीन विभाजन। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, इनमें कोशिका विभाजन अलग अलग समय में होने लगता है। इसीलिए सब इनकी सिंक्रोनियस जो प्रोसेस होती है, समकालिक प्रोसेस जो होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। परंतु शीघ्र ही विभाजन हो रही कोशिकाओं में समकालिक विभाजन समाप्त हो जाता है। समकालीन विभाजन होते हैं, परंतु शीघ्र ही विभाजन हो रही कोशिकाओं में सिंक्रोनस समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है एवं कोशिकाएं अलग अलग समय पर विभाजन करने लगती है। ठीक है, देखिए विदलन के दौरान जो संचित खाद्य पदार्थ होता है, किसमें, कोशिकाओं के अंदर खाद्य पदार्थ सक्रिय कोशिका द्रव्य में रूपांतरित किए जाते हैं। इस क्रिया में संचित खाद्य पदार्थों को अमीनो अम्ल, मोनोसेकेराइड, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स द्वारा वसा के अणुओं का निर्माण करता है। और अब अपन जानते हैं कि जो कोशिका विभाजन होता है उसके लिए अपन को क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस एनर्जी की आवश्यकता के लिए वहां से एनर्जी कहां से प्राप्त होती है, तो कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वहां से एमिनो एसिड के रूप में, मोनोसेकेराइड के रूप में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स तथा वसा के अणुओं का निर्माण किया जाता है। यह सक्रिय कोशिका द्रव्य अंत केंद्रीय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य अंत केंद्रीय पदार्थ जैसे कि डीएनए, आरएनए व न्यूक्लियोप्रोटीन्स तथा अन्य रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, फॉस्फोलिपिड्स एवं एंजाइम आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ विभाजन के लिए आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर सक्रिय एंजाइम्स की उपस्थिति के कारण इनमें जो खाद्य पदार्थों की जो कमी होती है वापस उनको रिकवर कर लिया जाता है। इसमें विदलन के दौरान जो संचित भोजन होता है वो सक्रिय कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, किए जाते हैं। उनको जो संचित भोजन होता है ना, इनको उसको किसमें रूपांतरित कर दिया जाता है, उनको रूपांतरित कर दिया जाता है सक्रिय कोशिकाओं के रूप में। और वो सक्रिय कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित होकर इनमें जो आवश्यक पदार्थों की जो जरूरत होती है उनका ये निर्माण करते हैं।
जैसे कि आरएनए न्यूक्लियस जो केंद्र के अंदर पाया जाता है, आरएनए डीएनए, तो आरएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करके अपनी कॉपी तैयार करता है, फिर वहां से ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। वो प्रोटीन सिंथेसिस जो पेरेंटियल कैरेक्टर्स जो रखते हैं उनको स्थापित करती है भ्रूण के अंदर। फिर अगला जो है, विदलन के दौरान ऑक्सीजन खपत की दर बढ़ जाती है, क्योंकि चयापचयन या मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने के कारण उनकी ऑक्सीजन खपत जो होती है, ऑक्सीजन रेट जो होती है, डीओबी, ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। तो अगला जो है, विदलन के दौरान ऑक्सीजन की खपत मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने के कारण अधिक हो जाती है, अधिक होती है, अधिक है? ऑक्सीजन की खपत मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने के कारण अधिक होती है। फिर आगे जो अंतिम है, स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज का अंतिम जो टॉपिक है वो विदलन के परिणाम स्वरूप एक बहुकोशिकीय खोखली गुहा युक्त गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसको ब्लास्टुला या कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। तो इसके दौरान, विदलन के दौरान बहुकोशिकीय खोखली गुहा युक्त गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे कोरक ब्लास्टुला कहते हैं। तथा इसकी गुहा को कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहा जाता है। यह अंतिम है विदलन की विशेषता, कि जो विदलन के दौरान जो अंतिम परिणाम के रूप में अपने पास जो कोरक प्राप्त होता है, जो ब्लास्टुला प्राप्त होता है, उसके अंदर एक खोखली गुहा पाई जाती है। जैसे अपनी टेनिस की जो बॉल होती है उसके अंदर एक गुहा पाई जाती है, वही उसी प्रकार से इसकी जो प्रत्येक कोशिका होती है वो चारों तरफ एकत्रित होकर बीच के अंदर एक गुहा बनाती है, जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और जो गेंदनुमा संरचना होती है उसको ब्लास्टुला कहते हैं। ये इस प्रकार से अरेंजमेंट होती है। अब ये देखिए, इसके बीच में ये जो गुहा है, इसके पीछे की तरफ भी कोशिका उपस्थित होती है, बीच में होता है कोरक गुहा।
ये जो मैं बना रहा हूं ये पीछे की तरफ एक कोशिकाओं का एकत्रण होता है और फिर ऊपर की तरफ भी कोशिकाएं उपस्थित होती है, यानी कि चारों तरफ से कोशिका लेयर बन जाती है और बीच में गुहा का निर्माण होता है। जैसे अपन देखें तो ये इस प्रकार से अपन को दिखाई देती है। इसका टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काटे तो ये इस प्रकार से अरेंजमेंट होती है। ये इसका खोखला पार्ट है अंदर का, ठीक है, और आधा हिस्सा अपन ने हटा दिया। इस प्रकार से ये अंदर से गुहा युक्त होती है, इसीलिए इसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। यहां तक क्लियर। अब आता है आपके विदलन तथा सामान्य समसूत्री विभाजन में अंतर। विदलन, एक तो विदलन होता है, दूसरा होता है सामान्य समसूत्री विभाजन। जो कोशिका विभाजन जब चल रही होती है गैमेटोजेनेसिस के दौरान, सेकेंड सेल डिवीजन जब चलता है और सेकेंड सेल डिवीजन को अपन माइटोसिस कहते हैं, उस सामान्य कोशिका विभाजन में और क्लीवेज में क्या अंतर होता है उसको अपन देखते हैं यहाँ पे। किस प्रकार से सामान्य कोशिका विभाजन और क्लीवेज अलग अलग होते हैं, उनको क्यों सेपरेट किया गया है, क्यों अलग अलग किया गया है, क्लीवेज को कोशिका विभाजन क्यों नहीं कहते। इसका मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि इनके बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है, इसी के आधार पे क्लीवेज प्रोसेस को अलग रखा गया है और कोशिका विभाजन को अलग रखा गया है। सामान्य कोशिका विभाजन, देखिए समसूत्री विभाजन, सामान्य समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका आकार में वृद्धि करके परिपक्व कोशिका के रूप में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला क्या है, विदलन में होने वाले विभाजन के परिणाम स्वरूप में होने वाले विभाजन फलस्वरूप कोशिका का आकार पूर्व कोशिका से आधा रह जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सामान्य विभाजन में सामान्य समसूत्री विभाजन में
परिपक्व अवस्था में अपने आकार में वृद्धि कर पैतृक कोशिका के बराबर होती है, कोशिका के बराबर हो जाती है। सबसे मेन एक डिफरेंस कि इसके अंदर कोशिका का जो आकार होता है वो आधा रहता है, जबकि इसमें बराबर रहता है। ठीक है, दूसरा देखिए, चूंकि विदलन के दौरान उत्पन्न कोरक खंड ब्लास्टोमेयर के आकार में वृद्धि नहीं होती, अतः दो विभाजन के बीच का अंतराल, तो इसमें जो सेकंड है ब्लास्टोमेयर के आकार में वृद्धि न होने के कारण इंटरमियोटिक इंटरवल इंटरमाइटोटिक इंटरवल, जिसे हिंदी में कहा जाता है बीच का अंतराल, विभाजन के बीच का अंतराल, इंटरफेज। कौन सा फेज? इंटरफेज। जो माइटोटिक इंटरवल जो होता है, जिसको इंटरफेज कहते हैं, वो बहुत छोटी अवस्था होती है, बहुत कम होता है। ठीक है, जबकि इसमें कैसे होता है? इंटरफेज इंटरवल अधिक समय का होता है। तीसरा देखिए, विदलन की इंटरफेज अवस्था में केवल एस प्रावस्था पाई जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में इंटरफेज में G1 S में G2 प्रावस्था पाई जाती है। इस प्रकार के विभाजन में इंटरफेज की केवल S1 प्रावस्था पाई जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में G1 S व G2 प्रावस्था होती है। ये एस प्रावस्था 1 नहीं, एस अवस्था ही प्रावस्था ही होती है। फोर्थ देखिए, सामान्य समसूत्री विभाजन में केंद्र विभाजन या अपन कहे कायरोकाइनेसिस
कायरोकाइनेसिस के तुरंत पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस होता है, परंतु कई प्राणियों में विदलन के दौरान केंद्रीय विभाजन, कायरोकाइनेसिस के तुरंत बाद कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस ना होकर केंद्रीय विभाजन शुरू हो जाता है। पूर्व की या अगला जो अगली प्रोसेस चलती है, नेक्स्ट क्लीवेज अवस्था आती है, उसका केंद्रीय कायरोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस विभाजन में केंद्रीय विभाजन कायरोकाइनेसिस प्रक्रिया के बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कोशिका द्रव्य विभाजन से पूर्व से पूर्व ही अगला काइनेसिस प्रारंभ हो जाता है। कुछ विशेष प्राणियों जबकि समसूत्री विभाजन में कायरोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है कि इसमें कायरोकाइनेसिस कोशिका केंद्रीय विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन ना होकर अगली नेक्स्ट प्रोसेस में होने वाले विदलन का केंद्रीय विभाजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कायरोकाइनेसिस केंद्रीय विभाजन होने के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है और उसके बाद ही अगला सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, उससे पहले सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा। बात करते हैं आगे 5 प्रकार के अंतर की। विदलन के प्रारंभ में केंद्र का आकार बड़ा होता है, जबकि समसूत्री प्रकार के विभाजन में केंद्र प्रारंभ से ही छोटा होता है। विदलन में क्या होता है, विदलन के प्रारंभ में केंद्रक का आकार बड़ा व विदलन के पश्चात छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्र के अंदर पाए जाने वाले केंद्र ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस ऑर्गेनेल का
आकार नहीं बढ़ता, जिसके कारण उसका आकार, केंद्र का आकार छोटा रह जाता है। ठीक है, जबकि माइटोसिस में न्यूक्लियस का आकार विभाजन से पूर्व और भी छोटा होता है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसमें आगे की प्रोसेस में क्या होता है कि वितरण में केंद्र कोशिका द्रव्य अनुपात निरंतर बढ़ता जाता है, जबकि समसूत्री विभाजन में अनुपात स्थिर बना रहता है। अपन अभी बात कर रहे थे इसकी विशेषता की, तो इसमें अपन ने देखा था 9th नंबर का जो पॉइंट था उसमें लिखा हुआ था कि जो कोशिका वितरण के अंदर होने वाले कोशिका विभाजन में इनका जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात जो होता है वो पहले अनुपात में कम होता है, फिर धीरे धीरे इनका अनुपात बढ़ता जाता है। लेकिन सामान्य समसूत्री विभाजन में इस प्रकार का अंतराल नहीं होता, इस प्रकार का अनुपात स्थिर बना रहता है, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते। वितरण में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य अनुपात निरंतर बढ़ता है। जबकि समसूत्री विभाजन में केंद्रक व कोशिका द्रव्य का अनुपात स्थिर बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि इसके केंद्रक में धीरे धीरे गिरावट आती है, उसका केंद्रक धीरे धीरे छोटा होता जाता है, जबकि इसका केंद्रक और इसका कोशिका द्रव्य परिपक्व अवस्था में वापस पैतृक कोशिका के समान आकार ले लेते हैं, जिसके कारण इसके केंद्रक और कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। अंतिम विभेदन जो होता है वो देखिए। विदलन में प्रारंभिक विभाजन विदलन में प्रारंभिक विभाजन तुल्यकालीन होता है। तुल्यकालिक होता है होते हैं जो
अतुल्यकालिक हो जाते हैं, किंतु समसूत्री विभाजन सदैव तुल्यकालिक होते हैं। जो अतुल्यकालिक हो जाते हैं परंतु इस विभाजन में हमेशा तुल्यकालिक बने होते हैं, बने रहते हैं। तुल्यकालिक का अर्थ यहाँ पे समयकालिक, यानी कि एक समय में प्रारंभिक विभाजन जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, एक समय में एक साथ होते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद जो विभाजन होता है विदलन के अंदर, वो कैसे हो जाते हैं, असमकालिक हो जाते हैं, उनमें कोई समानता नहीं होती, वो अलग अलग समय में उनमें विभाजन होने लगता है। लेकिन सामान्य समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि हमेशा ये तुल्यकालिक बने हुए होते हैं। जब भी कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन होगा, एक समय में सभी कोशिकाओं के अंदर होगा। ठीक है, अब है रेट ऑफ क्लीवेज। आगे का जो टॉपिक है अपना वो है रेट ऑफ क्लीवेज की। कोशिका जो क्लीवेज के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो किस रेट में होता है, किस दर के अंदर होता है कि एक, जैसे अपन बात करें 15 सेकंड में कितनी कोशिकाओं का विभाजन होता है, उसे कहते हैं दर ऑफ विदलन की दर। एक समय में होने वाले विदलन में बनने वाली कोशिकाओं की संख्या को इकाई समय में बनने वाली या विभाजित होने वाली कोशिकाओं की संख्या को विदलन की दर कहा जाता है। इकाई समय, जैसे कि अपन बात करें 1 घंटे में बनने वाली या विभाजित होने वाली कोशिका, विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं की संख्या के औसत मान को विभाजन की दर या विदलन की दर कहते हैं। प्राणी में विदलन की दर जाति विशेष होती है। जाति विशेष कैसे कि अलग अलग एनिमल्स में या अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेट होती है उनमें विदलन की। कि कुछ एनिमल्स में, जैसे अपन बात करें मैमल्स के, तो मैमल्स में कोशिकाओं का जो रेट होगी, विदलन की जो दर होगी वो अधिक होगी, या अपन माइस की बात करें तो उनमें कम होगी। इस प्रकार से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है। जैसे अपन बात करें प्राणी में विदलन की दर जाति अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए गोल्ड फिश में विभाजन प्रति 20 मिनट के अंतराल पे होता है। मेंढक में विभाजन 1 घंटे के अंतराल में होता है। तो इनका विभाजन दर देखिए, गोल्ड फिश जो है उसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में 20 मिनट लग रही है, जबकि फ्रॉग के अंदर एक कोशिका से 2 कोशिका, विदलन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होने में 60 मिनट लग रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग विदलन या क्लीवेज रेट होती है। जो अपन अलग अलग होती है, इसी अधिकांश प्राणियों में विकास की प्रारंभिक अवस्था में विदलन की दर तेज होती है। अब देखिए, जब ये समकालीन या सिंक्रोनस होते हैं, जब क्लीवेज कैसा होता है, सिंक्रोनस टाइप का जब क्लीवेज होता है तो क्लीवेज जो रेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उस समय क्या होती है, क्लीवेज रेट अधिक होती है। लेकिन जब ये
एसिंक्रोनस या असमकालिक हो जाती है। जब अलग अलग समय में क्लीवेज होना कोशिका विभाजन होता है, उस समय को क्लीवेज की रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और रेट ऑफ क्लीवेज, रेट ऑफ क्लीवेज को अपन रेट ऑफ क्लीवेज को डिटेल में स्टडी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, अब अभी जो अपना हुआ वो कंप्लीट हुआ स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज एंड डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन इन जनरल माइटोसिस एंड विद क्लीवेज। ठीक है, इन दो के बीच में हुआ। अब अपन बात करेंगे रेट ऑफ क्लीवेज की, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।